हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं चैप्टर 9 अ बाइसिकल इन गुड रिपेयर, इंग्लिश बुक ग्रेड 7 के। इससे क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज करती है। कॉम्प्रिहेंशन चेक, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है आई गॉट अप अर्ली फॉर मी। इट इंप्लाइज दैट आज मैं अपने लिए जल्दी उठा। मतलब क्या हुआ? ही वॉज एन अर्ली राइजर, ही वॉज अ लेट राइजर। ही गॉट अप लेट दैट मॉर्निंग। He was a late riser. देर से उठता था पर आज खुद के लिए ही वो थोड़ा जल्दी उठा। The bicycle goes easily enough in the morning and a little stiffly after lunch. The remark is humorous, inaccurate, sarcastic, enjoyable, meaningless. Answer is humorous. The friend shook the bicycle violently. Find 2 or 3 sentences in the text which expresses the author's disapproval of it. जो फ्रेंड था उसने बाइसिकल को बहुत जोर से हिला दिया। तो आपको 2 या 3 सेंटेंसेस ऐसे बताने हैं टेक्स्ट में जिसमें ऑथर जो है उस चीज को थोड़ा सा एक नहीं अप्रूव कर रहा है उस चीज को लेकर। सेंटेंसेस इन द टेक्स्ट व्हिच एक्सप्रेसेस द ऑथर्स डिसअप्रूवल ऑफ इट आर डोंट डू दैट, यू विल हर्ट इट। मतलब कि ऐसा मत करो, साइकिल खराब हो जाएगी, तुम चोट मार दोगे साइकिल मेरी। इट डजंट इफ यू डोंट वॉबल इट, और वो कुछ नहीं होगा अगर तुम इतना हिलाओगे नहीं। डोंट यू ट्रबल अबाउट इट एनीमोर, उसके लिए तुम ज्यादा परेशान मत हो। फिर है इफ नॉट, it would make a serious difference to the machine. What does it refer to? If not, it would make a serious difference to the machine. यहाँ पर बात किसकी कर रहे हैं? जो बॉल बेयरिंग्स है साइकिल की, उसके बारे में। अब है वर्किंग विद द टेक्स्ट। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। Did the front wheel really wobble? What is your opinion? Give a reason for your answer. क्या वो जो फ्रंट व्हील था वो वाकई में वॉबल कर रहा था, हिल रहा था? आपकी क्या राय है? रीजन बताना है। The front wheel wobbled occasionally. But it didn't require any attention. कभी कदाक होता था कि वो वॉबल करता था पर उसको ऐसी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं थी कि ध्यान दिया जाए उस पे। The bicycle was in a good condition and the author was pleased with it. बाइसिकल बिल्कुल सही हालत में थी और ऑथर भी उससे काफी खुश थे। In what condition did the author find the bicycle when he returned from the tool shed? जब टूल शेड से वो बाहर निकल के आए तब उन्होंने ऑथर ने क्या देखा कि उनकी बाइसिकल किस हालत में थी। When the author returned from the tool shed, his father friend has taken out the front wheel of the bicycle. तो वो बाहर निकल के आए टूल शेड से तो उन्होंने देखा कि उनके फ्रेंड ने जो फ्रंट व्हील था बाइसिकल का वो निकाल दिया था। His friend was sitting on the ground with the wheel between his legs. और उनका जो फ्रेंड था वो ग्राउंड में बैठ के और बैठा हुआ था और जो व्हील था वो उनके लेग्स के बीच में था। He was playing with the wheel while the other parts of the bicycle were lying on the gravel path beside him. और वो व्हील से खेल रहे थे जबकि जो दूसरा पार्ट था बाइसिकल का वो पीछे जो ग्रेवल वाला पाथ था, पत्थर वाला, उसके ऊपर पड़ा हुआ था। Nothing is easier than taking off the gear case. Comment on or continue this sentence in the light of what actually happens. Gear case से निकालने से ज्यादा और कुछ इजी नहीं है, but it is an impossible task to fix it back. लेकिन इसको दोबारा जोड़ना बहुत ही मुश्किल भरा काम है। The author's friend took out the gear case easily, but he was having a nightmare in putting it back to its place. निकाल तो बहुत जल्दी ले लिया, पर अब उसको वापस लगाने में उनको जो है बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। What special treatment did the chain receive? चेन के साथ क्या खास किया गया? Author's friend tightened it to an extent that it didn't move at all. उन्होंने चेन इतनी टाइट कर दी कि वो हिल ही नहीं रही थी। He then loosened it until it was twice as loose as it was before. आज जब उसको ढीला किया तो वो इतनी ढीली हो गई कि जितनी पहले ढीली थी उससे दुगनी ढीली हो गई। The friend has 2 qualities. He knows what he is doing and is absolutely sure it is good. फ्रेंड की 2 क्वालिटीज थी। एक तो वो था कि उसे पता है क्या करना है और वो हमेशा सही ये श्योर रहते थे कि वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। फाइंड द 2 phrases इन द टेक्स्ट व्हिच मीन द सेम। तो 2 phrases टेक्स्ट में आपको बताने हैं जो उनके इस क्वालिटीज को दर्शाते हैं। एक है चेरी कॉन्फिडेंस और दूसरा है इनएक्सप्रेसिबल होपफुलनेस। डिस्क्राइब द फाइट बिटवीन द मैन एंड द मशीन। फाइंड द रेलेवेंट सेंटेंसेस इन द टेक्स्ट एंड राइट देम। फाइट जो मैन और मशीन के बीच में थी उसको डिस्क्राइब करना है और जो सेंटेंसेस टेक्स्ट में दिया है उनको बताना है। The author's bicycle did not need any treatment. किसी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं थी। It was in a good condition, but the friend of the author made it a big deal and messed it. उसकी हालत बिल्कुल सही थी, पर वो जो फ्रेंड था उसने क्या किया, उसको खोल खाल के रख दिया और फाइनली उसकी बाइसिकल बिल्कुल जो है एक तरह से खराब कर दी। He actually made it such that now it would need a lot of repair. उसने उसकी ऐसी हालत कर दी कि अब उसको रिपेयर बगैर चला ही नहीं सकती थी। The fight between man and machine can be understood in the following paragraph जो टेक्स्ट में दिया हुआ है। One moment the bicycle would be on the gravel path and he on the top of it. The next the position would be reversed. He on the gravel path, the bicycle on him.
कभी बाइसिकल ग्रेवल पाथ पे वो उनके ऊपर, कभी वो पाथ पे बाइसिकल उनके ऊपर. Now he would be standing flushed with victory, the bicycle firmly fixed between his legs. अब वो जो है बड़े खुश थे अपनी जीत से कि बाइसिकल जो है फाइनली अपने लेग्स पे खड़ी हो गई. But his triumph would be short-lived. पर उनकी ये जीत छोटी सी थी. By a sudden quick movement, it would free itself and turning upon him, hit him sharply over the head with one of its handle. अचानक से वो बाइसिकल फिर गिर पड़ी और इस बार जो वो गिरी तो उसके हैंडल से उनके हेड पे बहुत जोर से चोट लग गई. अब है वर्किंग विद लैंग्वेज. रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. वी शुड गो फॉर अ लॉन्ग बाइसिकल राइड. एक लंबी बाइसिकल राइड के लिए चलते हैं. आई हैड ought to have been firm. मैं इस चीज के लिए बिल्कुल दृढ़ था. We mustn't lose any of them. इसमें से किसी एक को भी खोना नहीं चाहिए. I suggested that he should hold the fork and that I should handle the wheel. मैंने सजेस्ट किया कि तुम fork पकड़ो, मैं wheel को हैंडल करता हूँ. The words in italics are modal auxiliaries. Modal auxiliaries are used with verbs to express notions such as possibility, permission, willingness, obligation, necessity, etc. ये जो italics में दिए गए हैं words, ये modal auxiliaries हैं. Modal auxiliaries जो हैं वो verbs होते हैं जो notions, qualities को जो है दर्शाते हैं, जैसे possibility, permission, willingness, obligation, necessity, ये सब words बताते हैं. Should, must, ought to generally express moral obligation, necessity and desirability. तो ये सब जो should, must, ought, ये सब words जो है इन सब के साथ use किए जाते हैं. Now look at the following. We should go on a holiday. Suggestion क्या है? It's good idea for us to go on a holiday. कि हमें छुट्टी पर जाना चाहिए. He is not too well these days. He must see a doctor before he becomes worse. यहाँ पर क्या है कि आजकल तबीयत ठीक नहीं रहती, डॉक्टर को दिखाना जरूरी है कि इससे पहले तबीयत और खराब हो जाए. कंपल्शन और नेसेसिटी, इट इज एब्सोल्युटली एसेंशियल और नेसेसरी फॉर हिम टू सी अ डॉक्टर. यहाँ पर एक नेसेसिटी है, जरूरत है कि तुम डॉक्टर को दिखा लो, नहीं तो तुम्हारी तबीयत और ज्यादा बिगड़ सकती है. यू ऑट टू लिसन टू मी. आई एम वेल ओवर अ डिकेड ओल्डर देन यू. तुम्हें मेरी बात सुननी ही पड़ेगी क्योंकि मैं तुमसे बड़ा हूँ, 10 साल बड़ा हूँ. More emphatic than should. Since I am older than you, it is advisable that you should listen to me. अब यहाँ पर क्या है कि क्योंकि मैं तुमसे बड़ा हूँ इसलिए ये जरूरी है कि तुम मेरी बात सुनो. Should and ought to are often used interchangeably. Should और ought का हम इस्तेमाल interchange के लिए यूज करते हैं. Now rewrite each of the following sentences using should, ought to, must in place of the italicized words. Make sure, make other changes whenever necessary. जहाँ पे जरूरत है वहाँ पर उनको बदल सकते हैं. You are obliged to do your duties irrespective of consequences. कैसे भी हालात हो आपको अपनी ड्यूटी करनी चाहिए. You must do your duty irrespective of consequences. कैसे भी हालात हो आप उनको छोड़ो, आप अपनी ड्यूटी करो, ये आपके लिए ज्यादा जरूरी है. You will do well to study at least for an hour every day. अगर 1 घंटा जो है रोज पढ़ाई करो उससे तुम्हारा अच्छा होगा. You should study at least 1 hour every day. तुम्हें 1 घंटा तो एटलीस्ट पढ़ाई करनी ही चाहिए हर दिन. The doctor says it is necessary for her to sleep 8 hours every night. अब डॉक्टर ने कहा है बहुत जरूरी है उसके लिए कि वो हर रात कम से कम 8 घंटे सोए. The doctor says it is a must for her to sleep 8 hours every night. डॉक्टर ने कहा है बहुत जरूरी है कि वो हर रात कम से कम 8 घंटे की नींद ले. It is right that you show respect towards elders and affection towards youngsters. Elders की रिस्पेक्ट करो, youngsters की तरफ प्यार दिखाओ, ये आप एक जरूरी है. You ought to show respect towards elders and affection towards youngsters. जरूरी है, you must do like this. If you want to stay healthy, exercise regularly. If you want to stay healthy, you must exercise regularly. बहुत जरूरी है कि तुम एक्सरसाइज डेली करो अगर तुम्हें हेल्दी रहना है. It is good for you to take a walk every morning. You should take a walk every morning. तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है कि तुम वॉक हर मॉर्निंग लो. It is strongly advised that you don't stand on your head. It is a must not stand on your head. As he has a cold, it is better for him to go to bed. As he has a cold, he should go to bed. अब है use should, must, ought to appropriately in the following sentences. Sentences में use करना है. People who live in a glass houses dash not throw stones. Should not throw stones. You dash wipe your feet before coming into the house, especially during the rains. You must wipe your feet. You dash do what the teacher tells you. You must do. The pupils were told that they dash write more neatly. They should write more neatly. Sign in front of park.
You dash not walk on the grass. You must not walk on the grass. You dash be ashamed of yourself, having made such a remark. You ought to be ashamed of yourself. He left home at 9 o'clock. He dash be here any minute. He should be here any minute. What happened to the chocolate cake? How dash I know? I have just arrived. How should I know? I have just arrived. Two or more single sentences can be combined to form a single sentence. दो या दो से ज्यादा single sentences को हम जोड़ के एक single sentence बना सकते हैं. Read the following. I made an effort and was pleased with myself. मैंने कोशिश करी और मैं अपनी इस कोशिश से खुश हूँ. This sentence is in fact a combination of two sentences. I made an effort. I was pleased with myself. Now read this sentence. I did not see why he should shake it. This is also a combination of two sentences. I did not see it. Why should he shake it? Divide each of the following sentences into parts. Write meaningful parts if necessary. Supply a word or two to make each part meaningful. आपको अब sentences बनाने हैं. I went to the tool shed to see what I could find. तीन parts में इसको आप कवर करिए. I went to the tool shed. I went there to see what could I find. When I came back, he was sitting on the ground. I came back. He was sitting on the ground. We may as well see what's the matter with it. Now it is out. अब इसको तीन पार्ट में करना है. We may as well see what is the matter with it. Now it is out. He said he hoped we all got them all. तीन पार्ट्स में करना है. He said he hoped we had got them all. I had to confess he was right. दो पार्ट में. I had to confess he was right. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है. N acts as a prefix that is put at the beginning or as a suffix put at the end to form new words. N जो है वो शुरू में लगता है या end में. जैसे N plus courage gives encourage. इसी तरह से weak plus N करें तो weaken. N at the beginning of the or at the end of the word is not always a prefix or a suffix. अब N अगर जो है end में यूज किया जाए या starting में यूज किया जाए तो जरूरी नहीं है वो हर वक्त prefix या suffix हो. It is then an integral part of the word. ये एक वर्ड का मतलब मुख्य हिस्सा भी हो सकता है. जैसे ending, barren. Now arrange the words given in the box under three headings: prefix, suffix and part of the word. अब हम इसको करेक्ट आंसर बताते हैं. पहले है prefix, फिर suffix और फिर part of the word. जैसे encourage, dampen, listen. फिर endanger, soften, barren. Enable, weaken, even. Enclose, fasten, enclave. Find new words in your textbook and put them under the same headings. तो इसका आंसर है evening, garden, enough, when, between, dozen, tighten, loosen, end, ten, open, forgotten, sudden. अब इसमें end जो prefix में है endangered, enact, entrap. Suffix की फॉर्म पे हो तो tighten, loosen, forgotten. और end part of the word evening, garden, enough, when, dozen, end, ten, open और sudden. तो ये थे आपके चैप्टर के एक्सरसाइज. अच्छे लगे, समझ में आए, सब्सक्राइब करो हमारा चैनल आसान एजुकेशन. बाय.